Myself Deepti Rangnani. Today we will study spectroscopy, and in this series today's topic is मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा में वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण का व्यंजक दिया उसके अनुसार Nj/N0 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस डेल्टा E/kT, ये फॉर्मूला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नियम के द्वारा मैक्सवेल ने दिया था। यहाँ पर Nj और N0 ताप T पर निम्न और उच्च ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और डेल्टा E जो है वो दो एनर्जी लेवल्स का अंतर है। और हमें पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डीजनरेटेड होते हैं और उनका जो डीजनरेटेड फैक्टर होता है वो J इज इक्वल्स टू 2J+1 है, जहाँ पर J रोटेशनल क्वांटम नंबर है। डीजनरेट मीन्स कि एक ही एनर्जी लेवल वाले कई सारे ऊर्जा स्तर होते हैं और उनकी जो संख्या है उसको हम Gj व्यंजक के द्वारा दे सकते हैं, जिसका मान 2J+1 होता है। अतः जो Nj/N0 फार्मूला हमने ऊपर लिखा है उसमें 2J+1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए ये फार्मूला मैक्सवेल वाला हो जाएगा। Nj/N0 इज इक्वल्स टू 2J+1 e की पावर माइनस Ej/kT। और हम इस फॉर्मूले में अगर Ej की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो Ej का मान था Bj+1 इंटू Hc/kT, इसको हम जूल में लिख रहे हैं। और अगर हमें वो ऊर्जा स्तर चाहिए जिसमें कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल रह सकें, तो मैक्सिमम के लिए हमें पता है कि हम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और उस फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं। तो Nj/N0 वाली जो इक्वेशन है उसमें अगर हम N0 को 1 मानते हुए Nj का d/dj मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें j के सापेक्ष, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी d/dj ऑफ Gj e की पावर माइनस Ej/kT। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें j की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हमें वो ऊर्जा स्तर चाहिए जहाँ पर अणु बहुत सारी संख्या में रहते हों। तो इसको सॉल्व करने पर j का मान प्राप्त होता है kT/2BHc माइनस हाफ। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 298 केल्विन पर J का मान 7 आता है, जहाँ पर अणुओं की संख्या मैक्सिमम होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं J और Nj/N0 में, और मैक्सिमम वैल्यू जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 298 केल्विन पर दे रखी है उसके लिए J का मान 7 प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट फिगर है, ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ लाइन वाला, इसमें हम घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में हमें पता है स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती हैं, उनकी तीव्रताएं समान नहीं होती हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम में लाइनों की जो तीव्रता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें अणुओं की संख्या का घनत्व कितना है। तो स्पेक्ट्रम की जो तीव्रता है वो अणुओं की सापेक्ष संख्या जो कि विभिन्न घूर्णन स्तर में जाते हैं उन पर निर्भर करती है। तो अब जैसे इस फिगर को देखने से लग रहा है कि जो इसमें आबादी है, अणुओं की जो संख्या है वो पहले कम हो रही है, फिर बढ़ रही है और फिर वापस कम हो रही है, और जहाँ सबसे ज़्यादा है उसको हम Jmax कहते हैं। और Jmax जैसा कि हम इस फिगर में भी दिखा चुके हैं कि 7 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और इसमें हम डेरिवेशन के द्वारा बताया है कि जो J की वैल्यू होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 298 पर 7 होती है, जो कि इस फिगर के द्वारा भी दिखा सकते हैं और इस फिगर के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं का जो अंतराल होता है वो हमें पता है कि समान होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दो घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं के जो बीच में अंतर होता है वो 2b होता है। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आवृत्ति का हम मापन कर सकते हैं। किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जड़त्व आघूर्ण I और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी R को निकाल सकते हैं। सामान्यतः स्पेक्ट्रम में जो तरंग संख्या प्राप्त की जाती है उसका जो फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था कि न्यू बार J+1 इज इक्वल्स टू 2BJ+1 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। और हमें पता है कि B क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मान होता है H/8π² सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। और इससे हम I निकाल सकते हैं। I इज इक्वल्स टू H/8π² BC।
ठीक है। और हमें पता है कि I इज़ इक्वल्स टू क्या है, जड़त्व आघूर्ण है वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R इज इक्वल्स टू I अपॉन म्यू अंडर रूट, और म्यू इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 1 फर्स्ट संक्रमण में घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता, घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन इतनी तरंग संख्या पे आती है, हमें पता है। जैसे कोई क्वेश्चन हो उसमें 3.8424 उसमें वैल्यू दे रखी है घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन की, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जड़त्व आघूर्ण और बंध दूरी हमें निकालनी हो, बॉन्ड डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 0 से 1 पर इसने दे दिया संक्रमण, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है। फर्स्ट संक्रमण के लिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला है न्यू बार J+1 2BJ+1 में अगर हम J की वैल्यू 1 रखते हैं तो न्यू बार का मान 2B प्राप्त होता है। तो उस 2B से, चूँकि 2B की वैल्यू दे रखी है हमें 3.8424, तो हम उससे B का मान निकाल सकते हैं। B का मान अगर हमारे पास आ जाता है तो हम I का मान निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन के द्वारा फिर अगर हमारे पास I का मान पता होता है तो R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसके द्वारा बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम घूर्णन स्पेक्ट्रम पर समस्थानिक का प्रभाव भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एक द्विपरमाणु अणु है उसमें एक ही परमाणु के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, क्योंकि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। अगर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है तो कार्बन के अलग अलग समस्थानिक होंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 16, 18 भी हो सकते हैं। तो इसमें, और अगर हमने द्विपरमाणु अणु के रूप में HCl लिया है तो HCl के भी 2 समस्थानिक होंगे। H की जगह एक तो हाइड्रोजन रखें, दूसरा ड्यूटेरियम रखें। तो चूँकि समस्थानिक ले लिया है तो यहाँ पर जो म्यू दिखाई दे रहा है, म्यू की वैल्यू होती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। चूँकि म्यू चेंज होगा, समस्थानिक चेंज होने से M की वैल्यू चेंज होगी, M की वैल्यू चेंज होने से म्यू चेंज होगा। म्यू चेंज होने से क्या होगा कि B के जो म्यू चेंज होगा तो इसमें I चेंज होगा, है ना। I चेंज होगा तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B के, B चेंज होगा, इसका मतलब स्पेक्ट्रल रेखाओं की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो भी चेंज होगी। तो I या म्यू का मान बढ़ने से B का मान कम होगा, ऊर्जा का मान कम होगा, ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी कम होगी। यूँ कह सकते हैं कि जो भारी स्पीशीज़ हैं उसके लिए स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच की दूरी कम होगी या तरंग संख्या कम होगी। तो इस तरह से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के द्वारा, जो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम अभी हमने कौन सा पढ़ा है, रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ा है, उस रिजिड रोटेटर मॉडल के द्वारा हम घूर्णन स्पेक्ट्रम पर आइसोटोपिक इफेक्ट बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा अणुओं की घनत्व संख्या का ऊर्जा वितरण पढ़ सकते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रिजिड रोटेटर मॉडल है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो उसमें हम नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।